सांगरा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं आपका टीचर तरुण कुमार और आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो लेखा शास्त्र है। और आज लेखा शास्त्र का जो हमारा प्रथम टॉपिक है, प्रकरण है, वो है साझेदारी। तो आज हम साझेदारी के बारे में कॉमन चीज़ें पढ़ेंगे। साझेदारी व्यापार क्या होता है, साझेदारी व्यापार क्यों प्रारंभ हुआ, वो किस अधिनियम के अंतर्गत आता है, तो आज हम उसके बारे में थोड़ी आपकी चर्चा करेंगे। तो हम पहले टॉपिक पढ़ते हैं, साझेदारी का अर्थ। साझेदारी जो शब्द है वो दो शब्द से मिलकर बना है। पहला है साझा, दूसरा है दारी। साझा का मतलब हम छोटे क्लासों में लगाते थे भी, साझा का मतलब होता है व्यापार, और दारी का अर्थ होता है हिस्सा। मतलब कि किस व्यक्ति का व्यापार में कितना हिस्सा है, ये ही क्या होता है, साझेदारी। किस व्यक्ति का, जैसे साझेदारी का हमने पहले 11वीं क्लास में बीएम में पढ़ रखा है, बिजनेस मैनेजमेंट में, कि भाई साझेदारी होता है कम से कम दो व्यक्ति मिलकर व्यापार करते हैं, वो साझेदारी होती है, ऐसा हमने कुछ उसमें पढ़ रखा है। तो हम बात करते हैं दोनों व्यक्ति मिलकर व्यापार करेंगे, तो उस दोनों व्यक्ति, जैसे मान लो ए और बी है, तो इस व्यापार में बी का कितना हिस्सा है और इस व्यापार में ए का कितना हिस्सा है, ये आपकी साझेदारी होती है। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम बात करते हैं साझेदारी के बारे में। साझेदारी अधिनियम कौन सा लगता है, साझेदारी कब लागू हुआ, साझेदारी क्यों लागू हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये है। तो हम आते हैं हमारे टॉपिक पे, साझेदारी व्यापार के बारे में। साझेदारी व्यापार जो अधिनियम है वो अधिनियम लागू हुआ था 1932। कब लागू हुआ, 1932। अगर डेट पूछे तो डेट है 1 अक्टूबर 1932। साझेदारी व्यापार भारत में लागू कब हुआ, 1932। अगर तारीख वाइज पूछे, डेट पूछे तो 1 अक्टूबर 1932। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई साझेदारी व्यापार से पहले जब हम बात करते हैं 1932, क्या 1932 से पहले क्या भारत में क्या व्यापार नहीं थे क्या? 1932 से पहले भी तो भारत में व्यापार थे। तो ऐसी क्या आवश्यकता हुई कि भारत में साझेदारी व्यापार आपको चालू करना पड़ा? कब? 1932 को। तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुके हैं। पहला क्वेश्चन ये था, साझेदारी अधिनियम कौन सा, 1932। फिर क्वेश्चन इसका ये बनता है कि साझेदारी अधिनियम 1932 भारत में लागू कब हुआ, तो आपको एक एग्जैक्ट ये डेट याद रखनी है, अक्टूबर 1, 1932 को। क्लियर यहां तक? अब आते हैं आवश्यकता। तो भाई ऐसी क्या चीज हुई कि भारत में साझेदारी व्यापार की आवश्यकता हुई? उससे पहले भी तो भारत में व्यापार चल ही रहे थे ना, उससे पहले भी तो भारत में व्यापार चल ही रहे थे। तो उसकी हम इंपॉर्टेंस देखते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ रखा था कि भाई साझेदारी व्यापार जो है वो भारत में उसकी आवश्यकता क्यों हुई। तो उसका एक शब्द में आंसर अपन देते हैं, तो उसका आंसर है एकल व्यापार के दोषों के कारण। एकल व्यापार के दोषों के कारण भाई भारत में साझेदारी क्यों आई, एक लाइन का क्वेश्चन है भाई। एकल व्यापार, अब आपको पता है, आपने ये भी बीएम में पढ़ रखा है, एकल व्यापार क्या होता है। तो एकल व्यापार वही तो व्यापार होता है जिसका संपूर्ण नियंत्रण, कंट्रोल एक व्यक्ति के हाथ में हो। जैसे हमारे घर के आसपास छोटे बड़ी दुकान वाले नहीं होते, किराने की शॉप होती है, कोई आइसक्रीम की शॉप होती है, तो उसके मालिक कितने होते हैं, एक व्यक्ति तो होता है। उस दुकान का सारा काम वही तो करता है, वही करता है ना। तो वो कैसा व्यापार है, एकल व्यापार। तो सिंपल है, साझेदारी व्यापार की आवश्यकता क्यों हुई, एकल व्यापार के दोषों के कारण। और एकल व्यापार के दोष क्या थे, तो पहले वो चीज, एकल व्यापार के आपके जो दोष थे, पहला था
पूंजी में कमी। एकल व्यापार का पहला दोष क्या था? पूंजी में कमी। हम इसके दोष पढ़ रहे हैं। एकल व्यापार के जो दोष है वो क्या है? पहला है पूंजी में कमी। अब पूंजी में कमी कैसे? कोई भी व्यापारी है वो अकेला व्यक्ति है, तो वो अगर व्यापार को बढ़ाना चाहता है तो उसके पास इतनी पूंजी नहीं होती है जितनी पूंजी उस बड़े व्यापार को आवश्यक होती है या जरूरी होती है। दूसरा है साधनों में कमी या संसाधनों में कमी। हमारे यहां पे साधन का अर्थ है एसेट्स। भाई बिना संपत्ति के तो आप व्यापार चालू कर नहीं सकते हो ना। जब आपके पास पहले से ही पूंजी कम है तो आप व्यापार के अनुरूप या व्यापार को जिस प्रकार की संपत्ति चाहिए, क्या आप उस प्रकार की संपत्ति व्यापार में ला सकते हो? क्या नहीं ला सकते। तीसरा है अपना लाभ में कमी। जब आपका व्यापार छोटा है, उसका स्तर छोटा है, तो सीधी सी बात है उसमें परचेज और सेलिंग भी कम होगी, तो उससे आपके व्यापार में लाभ भी क्या होंगे? कम होंगे। चौथा है आपका प्रबंधक या प्रबंध, इट मीन्स मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट का सीधा सा सिंपल सा रूल है कि भाई कोई व्यक्ति अब व्यापार कर रहा है और ये व्यापार अगर एकल व्यापार है, एक व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया व्यापार है या एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाने वाला व्यापार है, तो सिंपल सी बात है उस व्यापार के सारे काम वो अकेला करेगा। जैसे मान लो ये कोई शॉप है, ए की शॉप है, ए इसका ऑनर है, मालिक है, एकल व्यापार है। अब मान लो कि इस दुकान के सारे काम क्या? जैसे पहला काम क्या हो गया? माल को खरीद के लेके आना, मतलब परचेज करना। दूसरा काम हो गया माल को बेचना, मतलब सेल करना। तीसरा काम हो गया मान लो कस्टमर से घर पे जाके माल पहुंचाना या उनसे पैसे लेके आना। और भी बहुत सारे काम, जैसे मेन इंपॉर्टेंट काम है अकाउंट्स मेंटेन करना, तो सारे काम ये अकेला करेगा। तो सिंपल सी बात है, जब कोई एक व्यक्ति इतने सारे काम करता है, मानना कि एक को ये सारे काम अच्छी तरीके से आते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जब काम का बोझ हमारे ऊपर होता है, बर्डन होता है, तो हम सारे काम हमें अच्छी तरह से आते हैं लेकिन फिर भी हम उनमें कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं। तो वो गलती किसको दर्शाती है कि भाई हमारा जो प्रबंध है, जो मैनेजमेंट है, वो सही नहीं है। और एक लास्ट आपका समय का पूर्णतः उपयोग नहीं। अपूर्णतः उपयोग का देखो इतना इसमें कुछ है नहीं। इसका सिंपल सा मीनिंग ये निकलता है कि जो समय आपको व्यापार को देना चाहिए वो समय आप व्यापार को नहीं दे पाते। जैसे मान लो सीधी सी बात है, ए भी तो इंसान है। मान लो एक दिन इसको बुखार आ गया, इसकी तबीयत खराब हो गई, तो दुकान क्या रहेगी? बंद रहेगी। तो उस दिन कोई तो कस्टमर दुकान पे आया होगा। जैसे मान लो बी को सामान चाहिए, बी इसकी दुकान पे आया होगा, तो उस समय दुकान बंद थी, तो क्या ए बी को माल बेच पाया? नहीं बेच पाया। तो ये हानि हुई या नहीं हुई? ये इसको हिडन लॉस कहते हैं, गुप्त हानि कहते हैं, जिसके बारे में व्यापार के मालिक को पता नहीं होता, क्योंकि इसको पता है यहाँ पे मैं हुई नहीं, दुकान बंद है, कौन ग्राहक आया कौन गया नहीं पता, लेकिन फिर भी मान के चलते भी इतनी बड़ी दुकान चला रहा है या इतने टाइम से दुकान चला रहा है, तो कोई ना कोई कस्टमर तो आया ही होगा। तो समय मतलब जिस समय उसको दुकान पे या अपने बिजनेस प्लेस पे या व्यवसाय स्थल पे होना चाहिए था, उस समय वो व्यवसाय स्थल पर नहीं था। तो ये थे एकल व्यापार के दोष क्या थे? बात करते हैं। पहला है पूंजी में कमी। कि देखो पूंजी में कमी का मतलब सिंपल सा है कि भाई जो व्यापारी व्यापार कर रहा है, जिसका स्तर छोटा है, वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उसके पास पैसा होता नहीं है, तो वो व्यापार बढ़ा नहीं पाता। तो पहला पॉइंट पूंजी में कमी। दूसरा साधनों में या एसेट्स जिसको अपन संपत्ति बोलते हैं, उसमें कमी। जब सीधा सा रूल है कि जब हमारे पास पूंजी कम है तो हम संपत्ति अच्छी नहीं खरीद सकते। भाई सिंपल सी बात है, बाजार हम गए, कुछ जैसे मान लो भाई हम लाने गए शर्ट, हमने शर्ट बाजार में देखा 1000 रुपये का शर्ट था, 1000 का था, लेकिन हमारे जेब में तो 600 रुपये। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? पैसे हमारे पास और है नहीं,
तो क्या करोगे आप? 1000 रुपये का शर्ट ले पाओगे? नहीं। अपन क्या करेंगे, उसकी जगह कोई दूसरा शर्ट उससे सस्ता लेंगे जो हमें पसंद नहीं है या जो कम पसंद है। लेकिन वो संपत्ति तो नहीं ले पाएंगे ना, वो शर्ट तो नहीं ले पाएंगे जो हमें रियलिटी पसंद है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। तो यही रूल यहाँ पे अप्लाई होता है कि हमरे पास जब पूंजी नहीं है या पूंजी हमारे पास पर्याप्त नहीं है तो हम संपत्ति अच्छी नहीं खरीद पाते हैं। तीसरा, लाभ में कमी। देखो हमने एक चीज पढ़ी थी कि व्यापारी जितनी रिस्क लेता है, क्या लेता है? रिस्क। मतलब व्यापार में जितना वो खतरा उठाता है। अब खतरा ऐसा तो है नहीं व्यापारी को कोई जान से मारने आ रहा है। खतरा तो यही है ना भाई, पैसों का व्यापार नहीं चला तो पैसे डूब जाएंगे। अब जितना वो खतरा उठाता है व्यापार में, उतना ही उसको क्या होता है? लाभ होता है। ये आपने भी थोड़ा बहुत बीए में इसके बारे में पढ़ रखा है कि भाई व्यापारी जितना खतरा, जितनी रिस्क लेगा उतना ही उसको क्या होगा? लाभ होगा। तो वही चीज आपके इसमें मैटर करती है। जब हमारे पास यहाँ पे खतरे का संबंध किससे है? आपकी पूंजी से। एक मिनट, यहां पे खतरे का संबंध किससे है? आपकी पूंजी से। भाई जितनी उसके पास पूंजी होगी उतना ही वो खतरा उठाएगा, उतना ही उसको लाभ होगा। जब हमारे पास पहले से ही पूंजी कम है, जब हमारे पास पहले से ही पूंजी कम है तो खतरा भी कम उठाएगा। और अगर खतरा कम उठाएगा तो उसको लाभ भी क्या होगा आपका? जब पूंजी कम है तो खतरा कम उठाएगा, पूंजी क्या है? कम है, तो लाभ भी क्या होगा? कम होगा। प्रबंधक का मैंने आपको बता ही दिया कि भाई सिंपल सा एक एग्जांपल और ले लो प्रबंधक का, कि भाई एक अकेला व्यक्ति जो है वो सारे काम नहीं कर सकता अच्छी तरीके से, कुछ ना कुछ उसमें कमियां रह जाती है। वो कमियां व्यापार के लिए क्या होती है? हानिकारक होती हैं। तो वो आपका प्रबंधक होता है। और समय का पूर्ण तो उपयोग मैंने आपको बता ही दिया कि भाई मान लो किसी कारणवश वो व्यवसाय के समय अपने व्यापार में या व्यवसाय स्थल पर उपस्थित नहीं होता है तो उसके कारण उसको हानि होती है, वो है। या जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको भी एक का बताया, बीमार का छोड़ो, मान लो एक की शादी है, खुद की शादी है, तो भाई सीधी सी बात है 7 दिन तो दुकान बंद रखेगा ही कम से कम। तो 7 दिन दुकान बंद रहेगी तो कोई ना कोई कस्टमर 7 दिन में, चलो एक दिन में तो नहीं आया, 7 दिन में तो कोई ना कोई आया होगा, तो उससे भी इसको हानि हुई। तो वो समय का पूर्ण तो उपयोग नहीं दे पा रहा है। मतलब जिस समय उसको दुकान पे होना चाहिए था वो समय वो दुकान पे नहीं दे पा रहा है। तो ये आपके थे एकल व्यापार के दोष। इन सभी एकल व्यापार के दोष को साझेदारी व्यापार ने क्या किया? दूर किया है। या इस एकल व्यापार के दोषों को हटाने के लिए या दूर करने के लिए साझेदारी व्यापार प्रारंभ किया गया है। हम आते हैं अब साझेदारी व्यापार पे। देखो हमने पढ़ा साझेदारी व्यापार के बारे में। साझेदारी व्यापार क्या होता है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर पूंजी लगाकर व्यापार करना तथा उत्पन्न लाभ एक निश्चित अनुपात में विभाजित करना। दो या दो से अधिक व्यक्ति, देखो साझेदारी का मतलब भी क्या होता है? जैसे एक अपन पढ़ते हैं, अपन ने पढ़ा एकल व्यापार। एकल व्यापार में कितने व्यक्ति थे? एक। अगर इसके साथ एक व्यक्ति और मिल गया उसी व्यापार में, ऐसा नहीं पास में दुकान खोल के बैठ गया, वो नहीं, उसी व्यापार में एक व्यक्ति और जुड़ गया, तो
तो कम से कम कितने व्यक्ति? 2 व्यक्ति। अगर ये दोनों मिलकर कोई व्यापार करते हैं तो ये आपका साझेदारी व्यापार होता है। तो इसमें क्या है आपका, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं? व्यापार में पूंजी लगाते हैं और उसको व्यापार को करते हैं, उस व्यापार को करते हैं और वर्ष के अंत में जो व्यापार में लाभ होता है वो लाभ कैसे बांटते हैं? एक निश्चित अनुपात में। किसमें बांटते हैं? एक निश्चित अनुपात में। आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि साझेदारों के मध्य लाभ हानि या व्यापार में होने वाले लाभ को किस अनुपात में बांटा जाता है? तो हमेशा ध्यान रखना, लाभ और हानि जो है वो एक निश्चित अनुपात में बढ़ते हैं, ना कि बराबर बढ़ते हैं। हमेशा सारे बच्चे ये सोचते हैं कि ऑप्शन में कुछ नहीं दे रखा तो वो बराबर करके आते हैं। हमेशा लाभ हानि किस में बढ़ते हैं? आपके निश्चित अनुपात में बांटे जाते हैं। तो ये आपकी छोटी सी इसकी परिभाषा हो गई। अब इसके बारे में हम थोड़ा कुछ और पढ़ते हैं। जो व्यक्ति साझेदारी व्यापार में रहते हैं ना, उन व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं? साझेदार। मतलब जो व्यक्ति, जैसे मैंने बोला, जैसे अपन बात करते हैं ए और बी दोनों मिलकर व्यापार कर रहे हैं तो ये आपका साझेदारी व्यापार है। ए और बी दोनों व्यापार कर रहे हैं वो साझेदारी व्यापार है, लेकिन ए को हम क्या कहेंगे? साझेदार कहेंगे, साझेदार कहेंगे हम उसको। बी को हम क्या कहेंगे? साझेदार के नाम से बुलाएंगे। अब दूसरा टॉपिक, उस साझेदारी व्यापार को हम क्या कहेंगे? जो साझेदारी व्यापार है उसको हम किस नाम से बुलाते हैं? फर्म के नाम से। किस नाम से बुलाते हैं? फर्म के नाम से। तो अब साझेदारी व्यापार, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार करते हैं, उस व्यापार में वो अपनी पूंजी लगाते हैं और उस व्यापार से जो वर्ष के अंत में जो उनको लाभ होता है एक निश्चित अनुपात में बांट लेते हैं, वो साझेदारी व्यापार कहलाता है। लेकिन अगर ए और बी, मैंने बताया ए और बी दोनों साझेदार हैं, लेकिन मान लो ये दोनों साझेदार नहीं, इन्होंने नया काम चालू किया। भाई कोई मान लो कोई एक बिल्डिंग है, क्या है? एक बिल्डिंग है। जैसे ये एक बिल्डिंग है। ए और बी ने इस बिल्डिंग को बेचने के लिए दोनों ने जुड़ के इस बिल्डिंग को बेचा या दोनों ने मिलकर इस बिल्डिंग को बेचा, और ये काम इन्होंने सिर्फ एक बार ही किया, लगातार ये काम नहीं कर रहे, इन्होंने सिर्फ एक बार काम किया, तो वो साझेदारी व्यापार नहीं होगा। साझेदारी व्यापार में क्या होता है कि जो कार्य आप 2 व्यक्ति, कम से कम 2 व्यक्ति मिलकर जो आप कार्य कर रहे हो, वो कार्य जो है वो लगातार चलते रहना चाहिए, निरंतर रूप से चलते रहना चाहिए, ना कि 1 या 2 बार। तो यहां तक फिर हो गया अपना टॉपिक यहां तक। अब अपन आते हैं भाई भारत में, मैंने आपको बताया एकल व्यापार के दोष आपके ये थे, तो इन दोषों को दूर करने के लिए भारत में क्या आया? साझेदारी व्यापार आया। तो अब इन दोष कैसे दूर हुए वो भी हम अभी पढ़ते हैं कि भाई ये दोष रियल में दूर हुए या नहीं हुए, उनके बारे में अपन थोड़ा पढ़ते हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। ये आपकी कोई शॉप है, मान लो कपड़े की दुकान है, किसी भी मान लो, जो भी आप मानो। इसमें 2 व्यक्ति, जैसे ए और बी की बात, जैसे मान लो ए अकेला व्यापार कर रहा है, अब इसके साथ एक व्यक्ति और जुड़ गया बी, तो कैसा व्यापार हो गया? साझेदारी व्यापार। क्लियर? कैसा व्यापार हो गया? साझेदारी व्यापार। अब देखो सीधी सी बात है, जब ए अगर मान लो एकल व्यापार करता तो ए भी अपने घर से पूंजी लेके आता, तो मान लो ए ने व्यापार में पूंजी लगाई 5 लाख, तो अब इतनी पूंजी बी भी तो लेके आएगा उसी व्यापार के लिए, क्योंकि ये साझेदारी व्यापार है। तो पहले एकल व्यापार में जहां पूंजी एक व्यक्ति लेके आता, वही साझेदारी व्यापार में कम से कम कितने व्यक्ति लेके आते? 2 व्यक्ति। तो पहले एकल व्यापार के हिसाब से पूंजी कितनी है? 5 लाख, लेकिन यही पूंजी साझेदारी व्यापार के आधार पर कितनी हो गई? 10 लाख। 10 लाख। तो पूंजी में कमी का दोष हटा या नहीं हटा? जहां पे पहले व्यापार 5 लाख की पूंजी के साथ हो रहा था, अब वो ही व्यापार 10 लाख की पूंजी के साथ हो रहा है, तो व्यापार में पूंजी की कमी का दोष हटा या नहीं हटा? हट गया।
संसाधन मतलब मैंने आपको बताया, इसको अपन क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं या संपत्ति बोलते हैं। तो जहां पहले हम व्यापार की संपत्तियां जो है वो 5 लाख के अकॉर्डिंग खरीद रहे थे, अब हमारे पास वही पूंजी कितनी हो गई, 2 गुना, डबल हो गई। तो हम उससे अच्छी जो पहले संपत्ति हमने खरीद रखी थी उससे अच्छी हम खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं। तो हमारा संसाधनों में कमी भी दूर हो गई। लाभों में कमी, लाभों में कमी कब होती है, जब हमारे पास संसाधन कम होते हैं या हम खतरा कम उठाते हैं, किसका, पूंजी का। जब पूंजी हमारे पास मान लो 5 लाख थी तो हमारा मान लो लाभ मान लो साल का 20,000 होता था, मान लो एग्जाम्पल है। अब पूंजी कितनी हो गई है, 10 हो गई। तो 10 के हिसाब से हमारी पूंजी कितनी हो जाएगी, 10 लाख के हिसाब से मान लो हमारा लाभ 50,000 हो जाएगा या 40,000 मान लो, ये भी डबल मान लो। तो लाभ बटा प्रबंध, मैनेजमेंट, जहां मैंने आपको बताया एक अकेला व्यक्ति व्यापार के सारे काम करता था तो उससे कुछ गलती होने के चांसेस ज्यादा थे, लेकिन अब आपके व्यक्ति कितने हो गए, 2 हो गए। तो आधा काम ये कर लेगा, आधा काम ये कर लेगा, तो प्रबंधक में भी आपकी जो है कमी वो दूर हुई। लास्ट पॉइंट, समय का पूर्ण उपयोग। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मान लो ए बीमार है, ए दुकान नहीं आ सकता, तो एकल व्यापार के समय तो उसको दुकान बंद रखनी पड़ती थी। तो उस समय अगर कोई ग्राहक आता तो वो खाली जाता या उसको वो माल नहीं बेच पाता। लेकिन अब मान लो ए किसी कारणवश अगर व्यापार में उपस्थित नहीं है तो उसकी जगह बी तो है ही है ना। अब मान लो कोई कस्टमर आता है तो क्या वो बिना माल लिए जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ए के साथ उस समय अगर ए उपस्थित नहीं है तो उस समय बी तो उपस्थित है, बी उसको माल का विक्रय कर सकता है। तो आज अपना टॉपिक साझेदारी का अर्थ मैंने आपको बताया, साझेदारी भारत में क्यों आई, किस कारण आई, ये मैंने आपको बताया और इसकी मैंने आपको परिभाषा बताई।